हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 28 मई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। तो वीडियो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। यह क्लास हम 20 से 25 मिनट में समाप्त कर देंगे, जिसके अंतर्गत आप सभी को 50 प्लस करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अपने 27 मई के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रैमल का नामकरण किसने किया है? तो रैमल का नामकरण किया है ओमान ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रैमल क्या है? एक चक्रवाती तूफान है और यह कहाँ आया है? यह बंगाल की खाड़ी में आया है। और रैमल का नामकरण किसने किया है? तो ओमान ने किया है। अरब सागर के अंतर्गत या फिर बंगाल की खाड़ी में अगर कोई भी चक्रवाती तूफान आता है तो 8 जो हिंद महासागर के अंतर्गत 8 देश आते हैं, वही उसका नामकरण करते हैं। रैमल ने किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? तो पश्चिम बंगाल को, उड़ीसा को और बांग्लादेश को प्रभावित किया है। रैमल का अगर पूछे अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है रेत, जो कि अरबी भाषा में इसका अर्थ है क्या? रेत। ठीक है, तो रैमल कहाँ आया है? तो यह आया है बंगाल की खाड़ी में और इसका नामकरण ओमान ने किया है। ओमान जो है भारत के पश्चिम में स्थित देश है। ठीक है, तो इन रीजन में, इस क्षेत्र में कोई भी चक्रवाती तूफान आता है तो हिंद महासागर के 8 देश जो है इसका नामकरण करते हैं। इससे प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है, इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल और यहाँ पे उड़ीसा। तो ये 3 क्षेत्र जो है रैमल चक्रवाती तूफान से प्रभावित हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं उसे बिलीबिलीज कहते हैं। मेचोंग चक्रवात का नामकरण किसने किया है? तो मेचोंग चक्रवात का नामकरण किया है म्यांमार ने। 2024 का पहला चक्रवात कौन सा था? तो 2024 में पहला चक्रवात था अल्वारो। और अल्वारो कहाँ पर आया था? तो यह हिंद महासागर में आया था और मेडागास्कर द्वीप समूह के पास आया था। ठीक है, कहाँ पर आया था? तो मेडागास्कर द्वीप के पास आया था। ये जो है आपका हो जाता है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये हो जाता है आपका दक्षिण अमेरिका यहाँ पे। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पास जो है मेडागास्कर द्वीप स्थित है। यहीं पर जो है 2024 का पहला चक्रवात आया था जिसका नाम है अल्वारो। सॉरी, दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। अल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो अल नीनो है इसका भारतीय मानसून पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हाल ही में भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा किसने की है? तो भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा किसने करी है? तो ये तो सबसे दोगला इंसान है। इसका जहाँ पे फ़ायदा होगा ये उसी को अपनी सारी सुविधाएं देगा। ठीक है, और एक देश को दूसरे देश से लड़वाता रहता है। इससे जो है इसे सिर्फ पैसा दिखता है। ठीक है, या किसी भी प्रकार का रिश्ता इसके साथ कोई हो, इसे मायने नहीं रखता है। तो इसे तो भूल ही जाओ कि यह किसी की मदद करने वाला है। ये जहाँ पे इसका फ़ायदा होता है वहीं पर ये मदद करता है। तो भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा किसने करी है? तो ऑप्शन सी, रूस ने करी है। इसके बारे में अध्ययन करें तो रूस की परमाणु ईंधन कंपनी कौन सी है? रोसोटॉम है। इसने जो है भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने का वादा किया है। ये आपको याद रखना है। किसने? तो रूस की कंपनी है, एक परमाणु ईंधन कंपनी है जिसका नाम है रोसोटॉम। ये भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने वाला है। भारत में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के अगर पूछे अध्यक्ष कौन है, तो ए.के. मोहंती साहब हैं। और इसके बाद जो है परमाणु जो भारत का कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है, यह जो है किसकी हेल्प से बनाया गया था? तो इसमें भी हेल्प किया था रूस ने। ठीक है, किसने हेल्प किया था? तो रूस ने किया था। तो भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन कौन देगा? तो यह रूस देगा। याद रखना कौन सी कंपनी है? रोसाटॉम कंपनी है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा संयंत्र को देख लेते हैं जो भारत में स्थित हैं। जैसे है कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? तो कैगा कर्नाटक में है। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कलपक्कम और कुडनकुलम ये दोनों जो है कहाँ पे हैं? तो तमिलनाडु में है। तारापुर में यह है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो तारापुर जो परमाणु संयंत्र है यह महाराष्ट्र में है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में किस एयरपोर्ट का संचालन भारत और रूस मिलकर करने वाला है? तो किस एयरपोर्ट का? तो मटाला एयरपोर्ट का संचालन भारत और रूस मिलकर करने वाला है। और मटाला एयरपोर्ट अगर पूछे किस देश में है, तो यह है श्रीलंका का। ठीक है, अभी हाल ही में AK-203 राइफल्स का निर्माण किन 2 देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और रूस के बीच में हुआ है। ये आपको याद रखना है। और इसका निर्माण अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो इसका निर्माण किया गया है
कोरबा में। कोरबा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो इसका निर्माण कहाँ किया है? कोरबा में। हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किया है? तो पहली खेप जो है ब्रह्मोस मिसाइल की फिलीपींस भेजी गई है भारत सरकार के द्वारा। और अगर पूछे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किसने किया है, तो इंडिया और रूस ने किया है। परमाणु भट्ठी में मंदक और नियंत्रण छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु भट्ठी में मंदक और नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम और बोरोन का। नेक्स्ट प्रश्न हमारा तीसरा, हाल ही में कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पायल कपाड़िया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत जो है विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है, तो पूरा जरूर देखें और याद जरूर कर लें, क्योंकि इससे प्रश्न बन सकता है। कांस फिल्म महोत्सव 2024 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो आप सभी को पता है, इसका आयोजन किया गया है फ्रांस में। किस क्रम का की है? तो 77वें क्रम का है। इसमें कांस फिल्म महोत्सव के अंतर्गत ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में यह जो है दूसरा सर्वोच्च श्रेणी है। ठीक है, तो ग्रांड प्रिक्स श्रेणी का दूसरा यह सर्वोच्च श्रेणी है। और एक ग्रांड प्रिक्स श्रेणी का अवार्ड जो है किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है पायल कपाड़िया जी को। और ये भारत की पहली भारतीय फिल्म निर्माता है। और इन्हें जो है किस फिल्म के लिए ग्रांड प्रिक्स अवार्ड दिया गया है? तो यह दिया गया है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ये श्रेणी के इस फिल्म के लिए ग्रांड प्रिक्स श्रेणी का अवार्ड पायल कपाड़िया जी को दिया गया है, जो कि कांस फिल्म महोत्सव के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं, ये पायल कपाड़िया जी हैं। अब कुछ और अवार्ड देखते हैं जो कांस फिल्म में दिया गया है। तो लघु फिल्म का जो है अवार्ड अगर पूछे किसे दिया गया है, तो लघु फिल्म का अवार्ड दिया गया है सनफ्लावर ऑफ द फर्स्ट वंस टू नो को दिया गया है। और ला सिनेफ सेक्शन में यह पहला पुरस्कार जीता है। ला सिनेफ सेक्शन में पहला अवार्ड जो है किसने जीता है? तो पूछे कि चिदानंद ने जीता है। और किसके लिए जीता है? तो इनकी लघु फिल्म के लिए सनफ्लावर आर द फर्स्ट वंस टू नो के लिए जीता है। नेक्स्ट है पियरे एजनिक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है संतोष सिवन जी को, जो कि एक प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है अनसुईया सेन गुप्ता जी को मिला है। और अगर बात करें किस श्रेणी में मिला है, तो अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अनसुईया सेन गुप्ता जी को दिया गया है। पाल्मे डी और पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो शान बेकर जी को सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे। इसके बाद अगर पूछे कि पाल्मे डी और पुरस्कार किसके लिए दिया गया है, तो अनोरा के लिए दिया गया है शान बेकर जी को। नेक्स्ट अगर बात करें कि 96वें ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो ओपेनहाइमर फिल्म को दिया गया है। और इसके डायरेक्टर कौन है? अगर डायरेक्टर की बात पूछे तो क्रिस्टोफर नोलन है। कौन है? क्रिस्टोफर नोलन है। नेक्स्ट है 96वें ऑस्कर अवार्ड में किस अभिनेता व अभिनेत्री को अवार्ड प्रदान किया गया है? तो 96वें ऑस्कर में किस अभिनेता व अभिनेत्री को अवार्ड प्रदान किया गया है? तो क्रिस्टोफर नोलन का जो फिल्म है ओपेनहाइमर, उसके अभिनेता हैं किलियन मर्फी जी को दिया गया है अभिनेता की श्रेणी में 96वें क्रम का ऑस्कर। जबकि अगर बात करें कि अभिनेत्री किसे दिया गया है, तो एमा स्टोन को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किस अभिनेता को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह साउथ के एक्टर हैं चिरंजीवी जी को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह भानु अथैया जी थी। इन्हें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में मुनीम अमीन भट्ट को नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो मुनीम अमीन भट्ट जी का संबंध हो जाता है जम्मू कश्मीर से। नासा जो है यह यूएसए की स्पेस एजेंसी है और इसकी एक श्रेणी है हॉल ऑफ फेम। तो हॉल ऑफ फेम में शामिल कौन किए गए हैं? तो मुनीम अमीन भट्ट जी शामिल किए गए हैं। और ये कहाँ के हैं? तो ये कश्मीर के हैं। यह जो है नासा में साइबर सुरक्षा के लिए काम करते हैं और इनके कार्यकाल में अच्छी तरह से साइबर सुरक्षा पर जो है नज़र रखा गया था। तो इसलिए नासा के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए भारतीय कौन है? मुनीम अमीन भट्ट जी हैं। और ये कहाँ के हैं? ये कश्मीर राज्य के हैं। ठीक है, ये हैं मुनीम अमीन भट्ट जी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें अभी हाल ही में क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो पहली बार क्रिकेट में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी है डायना एडुल्जी जी।
और इसमें जो है वीरेंद्र सहवाग जी शामिल हैं। ठीक है, अभी हाल ही में टेनिस हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो टेनिस में जो है किसे शामिल किया गया है? तो लिएंडर पेज और विजय अमृतराज जी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड फोटो प्रेस ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद सलेम को जी को सम्मानित किया गया है। और यह फ़ोटो जो है अगर पूछे किस दृश्य का है, तो इसमें दिखाया गया है इजराइल और फ़िलिस्तीन के युद्ध के बीच का जो माहौल था, इसके लिए जो है इन्हें मोहम्मद सलेम जी को प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में वर्ष 2023-24 में सार्वजनिक ट्रांसमिशन लाइन को जोड़ने वाला राज्य कौन सा है? तो 2023-24 में सार्वजनिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में पहला स्थान किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर बात करें कि बिजली संयंत्र जहां उत्पादित होती है वहां से लेकर घरों तक का बिजली जो सप्लाई किया जाता है, तो उसके बीच का जो सफ़र होता है, यहाँ से बिजली संयंत्र और यहाँ मान लीजिए घर है, तो इसके बीच में जो सफ़र तय किया जाता है, इसे बिजली के द्वारा लाइन बिछाई जाती है, उसे जो है ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। 2023 है, ये 24 नहीं है, 2023-24 में सर्वाधिक जो है ट्रांस लाइन मिशन जो है अगर पूछे कहाँ पर बिछाई गई है या कहाँ तक इसका निर्माण सबसे ज़्यादा किस राज्य में किया गया है, तो सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन का उत्पादन किया गया है उत्तर प्रदेश में, यानी कि बिजली संयंत्र से लेकर घरों तक सबसे ज़्यादा कनेक्शन जो है कहाँ पहुँचाए गए हैं? उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर गुजरात में पहुँचाया गया है। अगर वहीं बात करें कि ट्रांसमिशन लाइन 2023 से 24 में कितना पहुंचाने का टारगेट रखा गया था, तो 11,000 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कुल कितना पहुंचाया गया है? तो 6,993 किलोमीटर ही पहुंचाया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश में कितनी ट्रांसमिशन लाइन पहुंचाई गई है? तो 1460 किलोमीटर पहुंचाई गई है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत 2023-24 में सर्वाधिक ट्रांस लाइन किसने पहुँचाई है? उत्तर प्रदेश ने, और दूसरा गुजरात ने पहुँचाया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो हाल ही में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन वाला राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन इसमें तो दिया नहीं गया है। भारत में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक पाया जाता है उत्तर प्रदेश में और न्यूनतम पाया जाता है सिक्किम में। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य अगर पूछे कौन सा है, तो सर्वाधिक है राजस्थान का और न्यूनतम है गोवा का। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है छठा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वियना में हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, इसमें बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है। तो IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ पे है? वियना में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1957 को हुआ था। और इसमें टोटल कितने देश हैं? तो 178 देश हैं IAEA में। ठीक है, और इसके वर्तमान अगर पूछे अध्यक्ष कौन है? तो राफेल ग्रांडी जी हैं वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अध्यक्ष। अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो परमाणु सुरक्षा पर चौथा सम्मेलन होना है, चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होना है, वह कहाँ पर हो रहा है? तो वियना में हो रहा है। वियना जो है यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम रखी गई है 2024 में सेव द फ्यूचर, सेव द फ्यूचर इसकी थीम रखी गई है। तो परमाणु ऊर्जा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हो रहा है? वियना में। थीम है सेव द फ्यूचर, इसकी थीम है। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर दूसरा AI सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो AI का दूसरा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? तो सियोल में हो रहा है। सियोल जो है किस देश की राजधानी है? तो यह दक्षिण कोरिया की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। अगर पहला पूछे कहाँ पे हुआ था, तो पहला हुआ था ब्लेचले में, ब्लेचले स्थान पे हुआ था। और ब्लेचले कहाँ पे है? तो यह है हमारा इंग्लैंड में। ठीक है सॉरी। हाल ही में परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो हाल ही में परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को का 46वां सत्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो भारत के नई दिल्ली में प्रारंभ होगा। और अगर पूछे 45वां कहाँ हुआ था, तो 45वां हुआ था यहाँ पे हुआ था सऊदी अरब में। ठीक है, तो 45वां कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में। और 46वां कहाँ हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। नेक्स्ट हमारा 7वां प्रश्न, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार अप्रैल 2024 में
शीर्ष विश्व इस्पात उत्पादकों में से किसने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार अप्रैल 2024 में शीर्ष विश्व इस्पात उद्योग में किसने सकारात्मक वृद्धि करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बारे में व्याख्या करें तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना अगर पूछे कब हुआ था तो 1967 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के तहत सबसे ज़्यादा इस्पात उत्पादन में टॉप 5 देश देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा इस्पात उत्पादन में 5 देशों को देखते हैं। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर भारत है, तीसरे पर जापान है, चौथे पर यूएसए है और 5वें पर रूस है। तो इन 5 देशों में से अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा वृद्धि अगर पूछे किसमें देखी गई है इन 5 देशों में, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है भारत में। और बाकी चीन में भी कमी देखा गया है, जापान में भी कमी देखा गया है, यूएसए में भी कमी हुआ है और रूस में भी कमी हुआ है। एक अकेला भारत में जो है इसमें वृद्धि देखा गया है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भारत में। ठीक है। अगर पूछे कि 2024 में कितनी वृद्धि हुई है तो 2023 की अपेक्षा 3.9% की वृद्धि देखी गई है स्टील उत्पादन में। बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? तो बोकारो का मतलब हो जाएगा जो स्टील प्लांट है। इसे याद करने का ट्रिक मैंने खुद से बनाया है। बोझा, सर पे कोई बोझा लेकर जाता है तो इस तरह से याद रखेंगे। बोकारो स्टील प्लांट, बो से ले जाएंगे यहाँ से बो और झा, ऐसे मैच करा देंगे तो सही हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे है? तो यह झारखंड में है। बोझा झारखंड से हो जाएगा। और किसने बनाया है? तो बोकारो, रा से मैच करेंगे लास्ट के रा से तो रूस हो जाएगा। और यह कब बनाया गया था? तो यह प्लांट लगाया गया था 5 ईयर प्लान में। ठीक है। तो ये जो है तीसरे पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण किया गया था रूस के द्वारा। झारखंड में यह स्थापित है। नेक्स्ट अगर बात करें राउरकेला स्टील प्लांट का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है? तो उड़ीसा में यह जो है स्थापित किया गया है। और इसमें हेल्प किसने करी थी? तो जर्मनी ने करी थी। नेक्स्ट है भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ लगा था? तो यह कुल्टी में लगा था। कहाँ पर लगा था? तो कुल्टी में लगा था। और कुल्टी जो है यह वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। और पहला स्टील प्लांट किसके द्वारा लगाया गया था? तो इसको के द्वारा लगाया गया था। IISCO के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट है टिस्को की स्थापना जो है पूछे किसने करी थी? तो जमशेदजी टाटा जी ने करा था। और कब किया था? तो 1907 में किया था। और टिस्को की स्थापना अगर पूछे कहाँ पर की गई थी? तो यह साकची, और वर्तमान में इसे जो है क्या बोलते हैं? जमशेद नगर बोलते हैं। जी है, ठीक है। क्या बोलते हैं? तो इसे जमशेद नगर बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर पूछे जमशेद शहर जो है किस नदी के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हमारा है भिलाई इस्पात संयंत्र जो है कहाँ पर स्थित है? तो भिलाई से भिच्छा हो जाएगा। तो यह छत्तीसगढ़ में है। और किसकी हेल्प से स्थापित किया गया था? तो रूस ने इसमें मदद किया था। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ये कहाँ पर है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। और इसमें हेल्प किसने करी थी? तो यूके यानी ब्रिटेन ने करी थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 8वां। हाल ही में खेलो इंडिया स्पोर्ट हॉस्टल और आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी के पहले बैच का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो खेलो इंडिया के तहत स्पोर्ट्स हॉस्टल और आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी का पहले बैच का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है पुणे में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। खेल प्रतिभा को निखारने के लिए यानी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी अवेलेबल करवाने के लिए आर्मी के द्वारा जो है स्पोर्ट्स हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल की शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। और इसका जो है स्पोर्ट्स हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल का अगर पूछे उद्घाटन किसने किया है? तो भारतीय सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे जी ने किया है। ये आपको याद रख लेना है। तो स्पोर्ट्स हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल इसकी शुरुआत जो है किसके लिए किया गया है? खेल प्रतिभा को निखारने के लिए किया गया है। और किसके द्वारा? यह आर्मी के द्वारा शुरू किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? तो यह समग्र चैंपियन बना है चंडीगढ़। अगर पूछे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर राज्यों में किया गया था। और इसका शुभंकर रखा गया था अष्टलक्ष्मी। खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह पहली बार इसका आयोजन किया गया है। और यह कहाँ किया गया है? दीव में किया गया है। और इसमें पहला स्थान किस राज्य को मिला था? तो मध्य प्रदेश को मिला था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था तमिलनाडु के 4 शहरों में। शुभंकर क्या था? तो वीर मगाई था। और पहला स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त था। और इस बार जो है यह 6ठे क्रम का था।
खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसका भी आयोजन पहली बार किया गया था और कहाँ पर किया गया था? दिल्ली में किया गया था। और शुभंकर क्या है? उज्ज्वला है और पहला स्थान मिला था हरियाणा को। सॉरी, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब तक जो है 2024 में IPL से जो भी प्रश्न बन सकते हैं सभी का निचोड़ एक प्रश्न में मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो बात करते हैं इंडियन प्रीमियम लीग 2024 का विजेता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, KKR यानी कलकत्ता नाइट राइडर्स है। IPL 2024 इस बार जो है ये 17वें क्रम का आयोजन किया गया था। इसमें टोटल कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो 10 टीमों ने भाग लिया था। IPL 2024 का प्रायोजक यानी स्पॉन्सर कौन सा बना था? तो टाटा कंपनी बनी थी। और पहला मैच जो है किसके बीच में खेला गया था? तो CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स और RCB के बीच में पहला मैच खेला गया था, जिसमें CSK जो है जीत जाता है और RCB जो है हार जाती है, ठीक है। अगर बात करें जब फाइनल मैच किसके बीच में खेला गया था, तो फाइनल मैच खेला गया था KKR और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, यानी कलकत्ता और हैदराबाद के बीच में यह फाइनल मैच खेला गया था। और अगर पूछे कि हैदराबाद और KKR के कप्तान कौन है, तो कप्तान है श्रेयस अय्यर। KKR के कप्तान है श्रेयस अय्यर और हैदराबाद के हैं पैट कमिंस। ये भी दोनों को याद रखना है। अगर पूछे कि फाइनल मैच जो है किस स्टेडियम में खेला गया था, तो चेपक स्टेडियम में खेला गया था और यह स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में है। अब तक जो है फाइनल जो है मुकाबला 3 बार KKR जीत चुका है, यानी कि IPL जो है अब तक KKR कितनी बार जीत चुका है? तो 3 बार विजेता बन चुका है। अगर वही बात करें सबसे ज़्यादा जो है IPL विजेता कौन है, तो मुंबई और CSK है। इन दोनों टीमों ने 5-5 बार IPL जीता है। और पहली बार अगर पूछे जब 2008 में इसका आयोजन किया गया था, 2008 में IPL का आयोजन किया गया था, उस टाइम पहली बार IPL किसने जीता था? तो RR यानी राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। तो जितने प्रश्न है याद रखेंगे, 2-3 पॉइंट और है, ये भी आपको याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑरेंज कप अगर पूछे 2024 के IPL में किसे मिला है, तो ये तो आप सभी को पता है, हमेशा विराट कोहली को मिलता है। पर्पल कैप किसे मिला है? हर्षल पटेल को मिला है। इमर्जिंग प्लेयर किसे बनाया घोषित किया गया है? तो नीतीश रेड्डी जी को किया गया है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन बने हैं? तो सुनील नारायण बने हैं। अगर वही बात करें कि 2024 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है, तो मिचेल स्टार्क बिके हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो फाइनल मुकाबला किसके बीच में हुआ था? KKR, ये श्रेयस अय्यर हैं, और इसके बाद ये सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान हैं पैट कमिंस। तो मुकाबला किसने जीता है? KKR ने जीता है और ये उपविजेता बन गए हैं, ठीक है। तो IPL का विजेता KKR बन गया है, ये आपको याद रखना है। और स्पॉन्सर देखिए यहाँ पे लिखा गया है 2024 का टाटा IPL का स्पॉन्सर कौन बना है? तो टाटा बना है। नेक्स्ट प्रश्न है मलेशिया मास्टर्स 2024 के विजेता कौन है? तो मलेशिया मास्टर्स 2024 के विजेता बनी है वांग झी। कौन बनी है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप हमें तीसरा नाम इनका कमेंट बॉक्स में बोलकर बताएंगे इनका क्या नाम है, ठीक है। मलेशिया मास्टर्स 2024 यह जो है बैडमिंटन का टूर्नामेंट है और इसमें विजेता कौन बनी है? तो वांग झी बनी है। वांग झी किस देश की हैं? तो यह चीन की है। और उप विजेता कौन बनी है? तो PV सिंधु बनी है। PV सिंधु अपने भारत की हैं और विजेता वांग झी बनी है, जो कि आप देख सकते हैं। ये रसगुल्ला, ये पता है कौन? ये लड़की है, लड़का नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये एक लड़की है, इनका नाम क्या है? वांग झी है और ये कहाँ की है? चाइना की है। तो मलेशिया मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? वांग झी। और उपविजेता PV सिंधु जी बनी है। नेक्स्ट अगर बात करें अभी हाल ही में 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मिला है। और इनका खेल अगर पूछे किस श्रेणी से ये मतलब इनका खेल कौन सा है? तो बैडमिंटन है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करने वाला है? तो शरद कमल जी करने वाले हैं। नेक्स्ट है हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सा खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में सात्विक और चिराग ने जीता है थाईलैंड ओपन का खिताब जीता है। हाल ही में उबेर कप और थॉमस कप का विजेता कौन बना है? तो उबेर कप और थॉमस कप दोनों का विजेता बना है चीन। इसमें जो है उबेर कप यह महिलाओं का कप है और जो थॉमस कप है यह मेल का कप है, ठीक है। तो फीमेल और मेल दोनों किसने जीता है? चीन ने जीता है। अगर पूछे उपविजेता, दोनों का उपविजेता कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है, ठीक है। तो दोनों का विजेता चीन और दोनों का उपविजेता इंडोनेशिया बना है। लास्ट पॉइंट है एयरबस के सिमुलेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का बेंगलुरु में हुआ उद्घाटन। तो एयरबस के सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है, ये आपको याद रख लेना है। स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन थे सभी को डिटेल के साथ अध्ययन किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर लाइक किया करें
अगर वीडियो अच्छी तरह से मतलब अच्छा नहीं लगे तो भी कमेंट कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो कम से कम बता दें, नहीं तो शेयर कमेंट तो कर ही दे एक बार। पता है इतनी मेहनत से पता है पूरा जो है लिखते हैं, कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं लिखने में। और इसके बाद जो है उसमें फिर लाके जो है गूगल से पिक मतलब जो फ़ोटो बीच बीच में, जैसे ये फ़ोटो मैंने गूगल से डाउनलोड करके फिर इसको जो है अच्छी तरह से फिट करना बहुत टाइम लग जाता है। एक क्लास को बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटे मेरे चले जाते हैं। तो फिर इसलिए, और व्यूज़ कितने मिलते हैं, तो थोड़ा बहुत आप सभी सहयोग करें। अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट कर दीजिए कि सर ऐसा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो फिर हम छोड़ देंगे करंट अफेयर की क्लास को। वैसे भी वो सर के क्लास को हम तो डेली ही देखते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो हम सोचते हैं कि कम टाइम में आप सभी के लिए ज़्यादा कंटेंट दे दिया जाए, जिससे आप सभी का समय भी बर्बाद ना हो। तो अगर कुछ भी कमी लगे कि हाँ इसमें थोड़ा सा और कुछ ऐड करना है, जैसे सर वो पढ़ाते हैं मेधांश सीरीज, उसको भी ऐड करना है, तो मैं भी उसको भी ऐड कर दूंगा। नहीं तो आप बोलोगे उसका जो है अलग से क्लास ले लूँगा। जैसे ये अभी जो है करंट अफेयर की क्लास में इवनिंग में मतलब मॉर्निंग ले लेता हूँ, और जो मेधांश सीरीज है उसका मैं जो है इवनिंग में जीके के तौर पर अपलोड कर दिया करूँगा। लेकिन आप सभी कुछ तो अपनी राय दें, क्योंकि जो है मेहनत पूरा किया जाता है, फिर जो है अगर उसका रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता है तो फिर दिल और दिमाग दोनों काम नहीं करता है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात के लिए। और तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद। अगर कुछ भी बुरा लगा हो या फिर कुछ अगर मेरा इस तरह का कोई आप सभी को वो लगा हो तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। चलिए कोई बात नहीं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।